गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 1815 में वाटरलू के बैटल में नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिटेन, पर्शिया और ऑस्ट्रिया की कंबाइंड मिलिट्री हरा देती है, तो उसके बाद दोबारा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को, या यूं कहे कि मोनार्की को रिस्टोर किया जाता है यूरोप में, और फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी के को एस्टेब्लिश की जाती है, जिसका रूलर बनता है लुइस 18। और साथ ही साथ फ्रांस के चारों ओर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी जाती है, मीन्स मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी जाती है। ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऐसे तमाम चीज़ों पर बैंड कर देती है जिसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशंस की मेमोरी छिपी हुई हो या उसकी झलक मिलती हो। जब उस पर बैंड कर देता है तो ऐसे मौके पर जो लिबरल आइडियोलॉजी के थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद एक मिडिल क्लास उभरा जो लिबरल आइडियोलॉजी का था, और वो यूरोप के अंदर प्रिविलेज, जो ऑटोक्रेसी का प्रिविलेज था, उसका अगेंस्ट करता था। तो उसने जब कंजर्वेटिज्म रीस्टोर हुआ तो इसका भी अगेंस्ट करना शुरू किया। लेकिन जब 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, जब इसने इस लिबरल को भी ऑपरेशंस करना शुरू किया, इनका भी दमन करना शुरू किया, यानी ये जो आवाज़ उठाते थे, ये जो कमेंट्स करते थे, इन सारे को जो है दमन करना शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि चलो भाई, अभी वक्त ठीक नहीं है, अंडरग्राउंड हो जाओ, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। जब ये लिबरल आइडियोलॉजी वाले जब अंडरग्राउंड हो गए, तब एक तीसरी फोर्स, यानी तीसरी शक्ति, अभी तक तो लिबरल आइडियोलॉजी वाले लिबरलिज्म थे और कंजर्वेटिज्म थे, अब कंजर्वेटिज्म को चैलेंज करने के लिए एक तीसरा पावर यूरोप के अंदर क्रिएट हुआ, जिसको हम लोग रेवोल्यूशनरीज कहते हैं। तो इनके लिबरल के अंडरग्राउंड होने के बाद सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी, और इनका एक मकसद था कि इन रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी क्या होते हैं, ये रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं। सीक्रेट सोसाइटी यानी गुप्त समितियाँ, जब यूरोप के अंदर जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस कर रही थी, को दबा रही थी, तो ये जो लोग थे अपने आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए छुपकर अपनी पार्टियां, अपने ग्रुप्स, अपने क्लब बनाने लगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशंस में देखा था कि बहुत सारी फीमेल्स ग्रुप ने भी अपनी सोसाइटी बनाई थी, बहुत सारे मेल्स ग्रुप भी बनाए थे, जिसके अंदर पॉलिटिकल डिस्कशन होते थे, अपने राइट्स को लेकर डिस्कशन होते थे। तो ठीक वैसे ही जो है सोसाइटियां बनाई जाने लगी, जिनका मकसद था रेवोल्यूशनरीज को ट्रेंड करना। और इंडिया में भी आप देखें, 8th क्लास में आपने पढ़ा फ्रीडम मोमेंट, तो उसमें भी देखा कि हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सारी सोसाइटियाँ बनी थी जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में काम कर रही थी, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने इस्टेब्लिश किया था। तो इस तरह की सोसाइटियाँ बने। और रिवोल्यूशनरीज किसे कहते हैं? तो रेवोल्यूशनरी उसे कहते हैं जो लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए कमिटेड हो। और ये लिबर्टी और फ्रीडम चाहे किसी से भी हो, कॉलोनियल रूल से हो, चाहे मोनार्की से हो, चाहे एक्सप्लॉयटेशन से हो, ऑपरेशन से हो, करप्शन से हो, किसी से भी जो है मुक्ति के लिए जो लड़ते हैं, जो मुक्ति के फेवर वाले यानी फ्रीडम वाले आइडियोलॉजी के होते हैं, उसे हम लोग रेवोल्यूशनरीज कहते हैं। रेवोल्यूशनरीज
कि दूसरी बात होती है कि वो वायलेंट होते हैं, यानी वायलेंस में बिलीव करते हैं। वो क्या कहते हैं, पीसफुली निगोशिएशन में बिलीव नहीं करते हैं। हम इंडिया के कंटेस्ट में देख सकते हैं कि कैसे जब अंग्रेज हमारे यहाँ रूल कर रहा था, हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल थे, तो बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज क्रिएट हुए जो अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे इंडिया से, और जो मॉडरेटर थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनके भी आइडियोलॉजी से वो सहमत नहीं थे, और बंदूक की नोक पर, बारूद की नोक के बल पर जो है वो इंडिया से भगाना चाहते थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, इस तरह के बहुत सारे नाम, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज़ को आप जानते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो हैं रिवोल्यूशनरीज़ थे जो किसी भी तरह के कंट्रोल का अगेंस्ट किया करते थे, लेकिन वो पीस के साथ नहीं, वो वायलेंस के साथ उसका अगेंस्ट करना जानते थे। यानी इट मीन्स कह सकते हैं कि उनकी जो थ्योरी थी वो टिट फॉर टैट की थी, जैसे को तैसा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से वो देना जानते थे। तो जैसे इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये रिवोल्यूशनरीज़ ने वायलेंस का सहारा लिया, ठीक वैसे ही ये क्या कहते हैं, यूरोप के अंदर मोनार्कियल स्टेट जो एस्टेब्लिश्ड हो गई थी, उसके अगेंस्ट में रिवोल्यूशनरीज़ वहाँ क्रिएट हुए थे, वहाँ बर्थ लिए थे। मतलब उनका मकसद था कि जो 1815 के बाद, 1815 के बाद कंजर्वेटिव गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड हुई, उसको ख़त्म किया जाए। रिवोल्यूशनरीज जो यूरोप के थे वो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए वो कमिटेड हुआ करते थे। तो कह सकते हैं कि ये जो रिवोल्यूशनरीज थे वो फ्रीडम और लिबर्टी के लिए कमिटेड तो थे, साथ ही साथ नेशन स्टेट यानी मोनार्की स्टेट, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की जगह एक नेशन स्टेट के फेवर में थे। तो ऐसे ही रिवोल्यूशनरीज एक थे जिनका नाम था जेएसपी मेजले, जो इटली के रहने वाले थे। उस टाइम में तो इटली नहीं था, इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन जहाँ आज इटली है उसी में एक शहर था जिसका नाम था जिनेवा। जिनेवा के अंदर ही इटली का बर्थ 1807 में यानी 1807 में हुआ। जेएसपी मेजनी शुरू से ही एक रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के थे और उनका एक ही मकसद था, वो इटली का यूनिफिकेशन। क्योंकि उस टाइम में इटली कई टुकड़ों में बटा हुआ था, पिडमॉन्ट में, सार्डेनिया में, सिसिली में, वेस्ट इटली, ईस्ट इटली, मिडिल ईस्ट इटली, कई तरह के स्टेट में बटे हुए थे और हर जगह मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो इटली जेएसपी मेजनी का एक ही टारगेट था, एक ही गोल था कि इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। इसीलिए उसने शुरू में ही एक कार्बोनेरी नाम के सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया। ये कार्बोनेरी 1800 में बना था और जब थोड़ी दिनों रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग ले ली तो 1831 में लिगुरिया एक जगह है, एक स्टेट था, वहाँ उसने रिवॉल्ट किया। लेकिन बदकिस्मती से ये रिवॉल्ट को दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया और जिस वक्त रिवॉल्ट किया था उस वक्त यानी 1831 में मेजनी की उम्र सिर्फ 24 ईयर्स थी, यानी 24 साल का था। लेकिन जब सप्रेस कर दिया गया, उनका ये रिवॉल्ट अनसक्सेस रहा तो उसे एक्साइल कर दिया गया। एक्साइल का मतलब देश से निकाल दिया गया और उनको निकाल कर फ्रांस भेज दिया गया। लेकिन वो अपने देश से निकाले जाने के बावजूद
अपने मंजिल को नहीं भूला था और अपने मंजिल को पाने के लिए उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाने स्टार्ट किए। ऐसे ही एक सोसाइटी का फॉर्म किया उन्होंने 1831 में, जिसका नाम था यंग इटली। इस यंग इटली नाम के इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने मार्सेई, जो फ्रांस में अभी पड़ता है, वहाँ इस्टेब्लिश किया था। दूसरा इंस्टीट्यूशंस उसने यूरोप के अंदर रेवोल्यूशनरी आइडिया को फैलाने के लिए इस्टेब्लिश किया था 1834 में बर्ने में। बर्ने अभी स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो इस दो सीक्रेट सोसाइटी के ज़रिए उसने सारे यूरोप में रेवोल्यूशनरी आइडिया को फैलाने की कोशिश की, उसको स्पेयर्ड किया। और इनका देखा देखी, इनके आइडियोलॉजी धीरे धीरे कर आसपास जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, जहाँ जहाँ थी वहाँ, जैसे जर्मनी के अंदर, इटली तो था ही, पोलैंड हो गए, स्विट्ज़रलैंड हो गए, इन सब जगहों पर, बेल्जियम हो गए, इन सब जगहों पर इनके ब्रांचेस भी खुले और इनके फॉलोअर्स, इनके मानने वाले भी, यानी इनके आइडियोलॉजी को मानने वाले भी जो है लगातार बढ़ते गए और वो भी अपने यहाँ नेशन स्टेट क्रिएट करने के लिए कोशिश करने लगे। जेएसपी मैजनी, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि इनका सिंगल गोल था इटली का यूनिफिकेशन करना। इसलिए इसी उद्देश्य से, इसी मकसद से जेएसपी मैजनी कहा करता था, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। गॉड हैड इंटेंडेड, यानी ईश्वर की भी यही इच्छा है, ईश्वर भी यही चाहता है कि जो मैनकाइंड है, मनुष्य है, उस देश जो है उस मनुष्य की एक इकाई बने, यानी मनुष्य की एक प्राकृतिक इकाई बने। इसका मतलब यह है कि एक जैसे सोच वाले जहाँ भी इंसान है वो अपने आप को एक देश के अंदर में ढाल ले। जैसे पिडमॉन्ट में भी एक ही तरह के लोग थे, सार्डिनिया में भी एक ही तरह के लोग थे, जेनेवा में भी एक ही तरह के लोग थे। तो इसके कहने का मतलब है कि इस तरह के जो लोग हैं वो आपस में यूनाइट होकर, जो अभी टुकड़े टुकड़े में बिखरे हुए हैं, वो आपस में यूनाइट होकर जो है एक नेशन स्टेट के तौर पर बने, एक नेचुरल यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए मैजनी कहा करता था कि वो जो इटली पर के ऊपर पैबंद लगा हुआ है, यानी पैच वर्क है, यानी टुकड़े टुकड़े में जो बटा हुआ है, उसे वो यूनाइट करेगा और एक यूनाइट डेमोक्रेटिक नेशंस में वो कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से उसने अपने आइडियोलॉजी से एक तस्वीर, एक खाका खींचने की कोशिश की, जिसके ज़रिए इटली का यूनिफिकेशन हो सके और उसे जो है क्या कहते हैं, फॉलो, यानी उसके आइडियोलॉजी को फॉलो कई देशों ने किया, जैसे जर्मनी ने, स्विट्ज़रलैंड ने, पोलैंड ने, इन सारे देशों ने जो है उसे फॉलो किया। जेएसपी मैजनी के इन्हीं विचारों, इस रेवोल्यूशनरीज आइडिया की वजह से ही जो चांसलर थे, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया के, जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक, वो उन्हें कहते थे कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी हमारे सामाजिक संरचना, जो सामाजिक ऑर्डर है, सामाजिक कर्म है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये सोशल ऑर्डर ऑफ आवर सोसाइटी का मतलब जो कंजर्वेटिव सोसाइटी का जो सोशल ऑर्डर था, जहाँ प्रिविलेज था, ऊंच नीच था, उसके लिए ड्यूक मेटरनिक मैजनी को मोस्ट डेंजरस एनिमी मानता था। लेकिन इन सब के बावजूद जेएसपी मैजनी ने इटली को यूनाइट करने के लिए और कंजर्वेटिज्म को डिफीट देने में और अपने मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा, जिस यूनिफिकेशंस को हम लोग अलग सेक्शन में, एक अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो आइडियोलॉजी थी
वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से वो सरकमस्टांस को भी हम लोगों ने समझ लिया जिसकी वजह से नेशनलिज्म इटली ये यूरोप के अंदर फैली। उन फोर्सेस को भी हम लोगों ने जान लिया जिनकी वजह से नेशनलिज्म वहाँ क्रिएट हुई। अब हम लोग आगे अलग सेक्शन में जो है हर इंसिडेंट को अलग अलग देखेंगे कि कैसे हर देश के अंदर अलग अलग जो वार ऑफ लिबरेशंस कहें या फ्रीडम मूवमेंट कहें या नेशन स्टेट बनाने के लिए मूवमेंट कहे, वो कैसे चलता है अलग अलग देखेंगे। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन। थैंक यू।